कक्षा 10 अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक भाग 2। आज हम समझेंगे उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में और ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, यानी अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनते हैं, यानी कि एक ही दिशा में संपन्न होने वाली यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है वैसे वैसे उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय अभिकारकों और उत्पादों के मध्य में केवल एक तीर का निशान दर्शाया जाता है। जैसा कि हम उदाहरण में देख पा रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, दोनों अभिकारक है, क्रिया करते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है, ये वापस अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं टूट सकती है, इसीलिए यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसीलिए हमने इसे एक ही तीर से दर्शाया है। इसी तरह से मेथेन यानी CH4 का दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और यह स्थायी होते हैं और वापस अभिक्रिया करके मेथेन का निर्माण नहीं करते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन तो हो रहा है, उत्पाद भी बन रहा है, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारकों का निर्माण नहीं होता है। अतः वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, अभिकारकों से उत्पाद की ओर वापस उनसे उत्पाद से हम अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वह आपस में क्रिया करके पुनः अभिकारकों का निर्माण करता है। तो इस तरह से यह अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है और जैसे उत्पाद बनते हैं वे उत्पाद आपस में क्रिया करके पुनः अभिकारकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है। अभिकारक जैसे ही उत्पाद में कन्वर्ट होता है, उत्पाद पुनः अभिकारकों का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अभिकारकों की मात्रा कभी शून्य नहीं होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में तीर के चिन्ह के स्थान पर हम दो अर्ध तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसमें दोनों तरफ की अभिक्रियाएं चल रही है ऐसी बात को दर्शाया जाता है। ये एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A, B आपस में क्रिया करके उत्पाद C और D का निर्माण करते हैं। जैसे ही C और D का निर्माण होता है, यह C, D यानी उत्पाद आपस में क्रिया करके पुनः अभिकारक A और B का निर्माण करने लग जाते हैं। तो इस तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को हम दो अभिक्रियाओं में विभाजित कर सकते हैं जो सदैव साथ साथ चलती हैं। जब अभिकारक A और B आपस में क्रिया करके उत्पाद C और D का निर्माण करते हैं तो हम इसे अग्र अभिक्रिया कहते हैं, और जब उत्पाद C और D पुनः आपस में क्रिया करके अभिकारक A और B का निर्माण करते हैं तो हम इसे प्रतीप अभिक्रिया यानी रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। इस तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक साथ दोनों दिशाओं में, अग्र दिशा में और प्रतीप दिशा में साथ साथ चलती रहती है। अभिकारक A, B जैसे ही उत्पाद C, D का निर्माण करते हैं,
अनुकूल मात्रा में उत्पादों के बनते ही वह प्रतीप अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि आपस में क्रिया करके उत्पाद अभिकारकों का निर्माण शुरू कर देते हैं। इस तरह की अभिक्रियाएं जब शुरू हो जाती है तो वह कभी भी पूर्ण नहीं होती है। हर समय अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद वापस अभिकारकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस तरह की अभिक्रियाओं में जिसमें गैसों का निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं को बंद पात्र में ही कराया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाने पर अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे ही अमोनिया का निर्माण होता है, पुनः प्रतीप अभिक्रिया यानी रिवर्स रिएक्शन के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण होने लग जाता है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। साथ ही हमारे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन इसी अभिक्रिया के द्वारा कर पाता है। अब हम समझेंगे रसायन विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। सभी तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। इस आधार पर इन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं ऑक्सीकारक और अपचायक को भी परिभाषित करती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम निम्न आधारों पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। नंबर 2, हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। नंबर 3, विद्युत धनी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर। नंबर 4, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। और नंबर 5, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन के अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, संयोग होता है, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, या उस तत्व का ऑक्सीकरण हो गया है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग ऑक्सीजन के संयोग के लिए ही होता है। अभिक्रिया का एक उदाहरण हम लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्सीजन का मैग्नीशियम के साथ संयोग हुआ है। यदि ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। इसी तरह से सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण होता है। यहाँ पर भी सल्फर तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जुड़ गया है अर्थात सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है। जिस तरह से किसी पदार्थ या तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। उससे बिल्कुल विपरीत ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, निष्कासित होती है, उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आपस में एकदम विपरीत अभिक्रिया है। जहाँ ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, वहीं अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। उदाहरण के तौर पर पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 अपघटित होकर के पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। चूँकि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसका मतलब है कि पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यानी कि यह अपचयन की अभिक्रिया है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO टूट करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में अपचयन रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है, और यदि हाइड्रोजन जुड़ जाती हैं तो वे अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने पर H2S सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे वे बाहर निकल जाते हैं। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से एथेनॉल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर एथेनॉल का निर्माण होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाहर निकलती है। एथेनॉल में जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 थी, वहीं एथेनॉल यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तुलनात्मक कम हो गई है, हाइड्रोजन बाहर निकल गई है, इसीलिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से वे रासायनिक अभिक्रियाएं जहाँ हाइड्रोजन आकर के जुड़ती हैं, हाइड्रोजन का योग होता है, उन्हें हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होना ही अपचयन कहलाता है। यहाँ एक उदाहरण है एथीन का, C2H4। एथीन का जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई जाती है उपयुक्त परिस्थितियों में, जिसमें निकल उत्प्रेरक और पर्याप्त ताप व दाब की आवश्यकता होती है, तो यह क्रिया होने के बाद में एथेन का निर्माण होता है। एथीन में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है, वहीं एथेन में हाइड्रोजन की संख्या 6 होती है, यानी हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन का योग हुआ है, अर्थात यह एक अपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में क्रिया करवाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। यह एक अपचयन अभिक्रिया है जिसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाने के कारण क्लोरीन का अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से, वियोजन से ही ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हों। इसके अलावा भी कई संभावनाएं हैं, जैसे विद्युत धनी तत्वों के संयोग से और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को हम समझ सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व यानी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, बाहर निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या योग होना अपचयन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki की अभिक्रिया क्लोरीन Cl2 के साथ करवाई जाती है तो KCl और आयोडीन का निर्माण होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर का निर्माण होता है। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में और हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। अब वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व यानी जिनकी धनात्मक संयोजकता होती है, उन तत्वों का योग होता है तो वे अपचयन कहलाती हैं। जैसे क्लोरीन और मैग्नीशियम आपस में मिलकर के मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम एक विद्युत धनी तत्व है। मैग्नीशियम विद्युत धनी तत्व क्लोरीन के साथ जुड़कर के MgCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है, अर्थात यहाँ क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयित हो जाता है। तो इस तरह से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण और उसका जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब हम समझेंगे विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को, जो विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के ठीक विपरीत हैं। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व यानी कि ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है, संयोग करता है, वह ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसा कि मैग्नीशियम और क्लोरीन की आपस में क्रिया करने पर क्लोरीन एक विद्युत ऋणी तत्व है, इसके जुड़ जाने से MgCl2 का निर्माण होता है, अतः यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल जाता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फेरिक क्लोराइड FeCl3 की हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाने पर FeCl3 के साथ अधिक ऋण विद्युतीय तत्व यानी क्लोरीन बाहर निकल जाता है।
अर्थात FeCl3 का FeCl2 में अपचयन रिडक्शन हो जाता है। इस तरह से जहाँ विद्युत धनी तत्वों में विद्युत धनी तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है, वहीं विद्युत ऋणी तत्व में उसका जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत धनी तत्व में जहाँ उसका योग अपचयन कहलाता है, वहीं विद्युत ऋणी में विद्युत ऋणी तत्व का निकलना उसका अपचयन कहलाता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को। ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, निष्कासित होता है या वह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में डी इलेक्ट्रॉनेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम एक उदासीन धातु है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर यह सोडियम आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी तरह से फेरस आयन Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर, निष्कासित होने पर यह फेरिक आयन यानी Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके उदासीन परमाणु में ऑक्सीकृत हो जाता है। इन तीनों अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, निष्कासित होता है, कोई भी तत्व, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण से ठीक विपरीत प्रकार से होती है। इसके अंदर तत्व, परमाणु, आयन या अणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनेशन होता है, तो वह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन Cl- आयन का निर्माण करता है। उसी प्रकार से मैग्नेट MnO4- एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपनी वैलेंसी में वृद्धि कर लेता है, संयोजकता में वृद्धि कर लेता है और परमैग्नेट आयन MnO4- बनाता है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम धनायन Mg+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मैग्नीशियम एक उदासीन परमाणु में अपचयित हो जाता है। तो इन अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी तत्व के साथ, परमाणु, आयन या अणु के साथ संयोग कर रहा है, जुड़ रहा है, उन तत्वों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। तो ये अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये तत्व, परमाणु या आयन अपचयित हो जाते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने के आधार पर दोनों एक दूसरे से ठीक विपरीत हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा को इन पांचों आधार पर समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जब ये अभिक्रियाएं होती है तो एक पदार्थ का जहाँ अपचयन होता है, वहीं दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ चलती हैं, इसीलिए हम इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। रेडॉक्स में RED का मतलब रिडक्शन और OX को ऑक्सीडेशन से लिया गया है। यहाँ उदाहरण स्वरूप एक अभिक्रिया दी गई है जिसे हम देखते हैं। जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है, जिससे जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। चूँकि जिंक के साथ अधिक विद्युत ऋणी तत्व यानी सल्फेट आकर के जुड़ जाता है, तो इसका ऑक्सीकरण होता है। और कॉपर सल्फेट के साथ जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है सल्फेट, वह निष्कासित हो जाता है। अतः कॉपर सल्फेट का अपचयन कॉपर में हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर भी हम इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। जब जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण होता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, निष्कासित होते हैं। तो हम जानते हैं कि जहाँ डी इलेक्ट्रॉनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन होता है, क्योंकि Cu की वैलेंसी +2 होती है। यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके न्यूट्रल कॉपर एटम में बदलता है, तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है। कॉपर में इसका अपचयन हो जाता है।
इस तरह से जिंक के साथ अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाता है तथा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस आधार पर इसका ऑक्सीकरण होता है। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ जाते हैं, साथ ही अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो जाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। जहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है वहीं कॉपर का यहाँ अपचयन हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह के एक अन्य उदाहरण में फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का आयरन में अपचयन होता है, ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो यह अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ अभिक्रिया हो रही है। एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का अपचयन हो रहा है, तो हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर दूसरे पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, यानी उसका अपचयन होता है। तो यह अपचयन करने में उसकी मदद करता है, अपचयित करने में उसकी मदद करता है। तो हम इसे अपचायक यानी अपचयन करने वाला कहते हैं, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। इसी प्रकार से जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकृत होता है, वह ऑक्सीकारक कहलाता है, क्योंकि वह दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके खुद ग्रहण करता है, दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाता है, यानी उसका ऑक्सीकरण करवाता है। तो यह ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाला यानी ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी कि अपचायक इलेक्ट्रॉन देने वाला अभिकारक होता है और ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अभिकारक होता है। अपचायक जिसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकारक जिसका अपचयन होता है। संक्षेप में हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को निम्न अंतर के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण में जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है, अपचयन में वहाँ उसका वियोजन होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का वियोजन होता है, जबकि अपचयन में उसका संयोग होता है। ऑक्सीकरण में जहाँ विद्युत धनी तत्व का वियोजन होता है, वहीं अपचयन में इसका संयोजन होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है और इसी विद्युत ऋणी तत्व का अपचयन में वियोजन होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक